हाय एवरीवन, वेलकम टू यू एट माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। इससे पहली वीडियो में हमने डाला है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी, उसी से मिलता जुलता है ये भी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं यहां से। सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई बी ए प्लेन सरफेस विच सेपरेट टू मीडिया 1 हमने कंसिडर कर लिया कि रेयर मीडियम है विद रेस्पेक्ट टू दिस मीडियम 2। मीडियम 1 एंड मीडियम 2 दो मीडिया हैं जिनको ये सेपरेट कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम कंसिडर कर लिया हमने c1, इन सेकंड मीडियम कंसिडर कर ली c2। इसके बाद हम लोग यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट दिखाते हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट हो रहा है ऑन द प्लेन सरफेस एक्स वाई। तो जब इंसिडेंट हो रहा है तो ये एंगल हमारा आई आएगा, ये 90 माइनस आई होगा, तो दिस एंगल इज आल्सो आई। ये नॉर्मल हो गया इस पे। और ये रिफ्रैक्टेड हो रहा है यहां से, तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, तो ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल हमारा आएगा आर। क्योंकि हमको पता है कि एट द प्लेन वेव फ्रंट लाइट रे इज परपेंडिकुलर होगी वेव फ्रंट पर लाइट, तो ये लाइट रे परपेंडिकुलर होगी इस पे इतने पे, और ये नॉर्मल है, ये इतना नॉर्मल और ये दोनों है एंगल 90 डिग्री के। तो जब ये आर हुआ तो ये कितना बचेगा 90 माइनस आर मैथमेटिकली, और जब टोटल में सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारा एंगल फिर से क्या आएगा आर आ जाएगा। ठीक ऐसा ही यहाँ हुआ है, ये पूरा एंगल कितना 90, तो इतना एंगल कितना बचा 90 माइनस का आई, और ये पूरा एंगल कितना यहां से यहां तक 90। तो अगर हम दिस एंगल फाइंड करें 90 माइनस आई, तो यू कैन सी हियर दिस एंगल आई इंसिडेंट एंगल होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि जैसे ही वेव फ्रंट स्ट्राइक करता है एट पॉइंट ए पर स्ट्राइक करता है ए पॉइंट पर, और इसके बाद ये वेव फ्रंट आगे की ओर सक्सेसिव स्ट्राइक करता जाता है टुवर्ड्स द पॉइंट बी डैश। सीधा सीधा बताएं कि एक प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से ओब्लिकली इस पे इंसिडेंट होता है कि उसका फर्स्ट पॉइंट ए पर स्ट्राइक करता है, और पॉइंट ए पर जब ये स्ट्राइक करेगा तो पॉइंट ए से अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्ट होंगी, ग्रो करना शुरू कर देंगी सेकेंड मीडियम में विद द स्पीड ऑफ c2। जैसे जैसे ये फ्रंट आपका आगे बढ़ता जाएगा, कोई देखते हैं इसके लिए, हम ये कंसिडर कर लेते हैं वेव फ्रंट इस टाइप से। ये वेव फ्रंट है, इसका पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आप देखिएगा कि इसकी जो ये प्लेन सरफेस है ये इंटरसेप्ट होगा, ये इसके प्लेन सरफेस के हर पॉइंट पे क्या जाएगा इंटरसेप्ट करता जाता है। जब ये इंटरसेप्ट करेगा तो इन जितने भी पॉइंट हैं ए और बी डैश के बीच के जितने भी पॉइंट हैं, ऑल द पॉइंट लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डैश वर्क्स एज ए सेकेंडरी वेव सोर्स अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। ए और बी डैश के बीच के जितने भी पॉइंट है इस सरफेस पे, वे सभी सरफेस के पॉइंट हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक नए वेव सोर्स का वर्क करेंगे, नए सोर्स की तरह से एक्ट करेंगे, और जब नए वेव सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे तो इनसे नई वेव निकलेंगी। वे नई वेव ग्रो होना शुरू कर देंगी सेकंड मीडियम में विद द स्पीड ऑफ c2। और फाइनली जब ये पॉइंट बी डैश तक पहुंच जाएगा तो ए पॉइंट सेकंड मीडियम में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम नाम दे देंगे c2t, बिकॉज डिस्टेंस क्या होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हमने सपोज करना है कि दिस पॉइंट रीच टू द पॉइंट बी डैश आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद ये वाला पॉइंट इस सरफेस एक्स वाई के बी डैश पॉइंट पर पहुंच जाता है, रीच कर जाता है। तो जब ये बी को बी डैश तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम हम कंसिडर कर लें, तो इसके
इस पॉइंट बी को बी डैश तक जाने में कवर डिस्टेंस कितनी करनी पड़ेगी, c1t। इतने टाइम में ये पॉइंट सेकंड मीडियम में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी डिस्टेंस को नाम देंगे हम c2t। और हाइगेंस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर ए पॉइंट को सेंटर मान लिया जाए और c2t को रेडियस ले लिया जाए तो इसको सेंटर मानते हुए एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करें हम। इस पॉइंट से एक हेमिस्फीयर ड्रॉ किया जाए तो इस हेमिस्फीयर पर जो टेंजेंशियल प्लेन आएगा, ये वाला टेंजेंशियल प्लेन, ये नए वेव फ्रंट को शो करेगा अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंग टू हाइगेंस कंस्ट्रक्शन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पे मैंने जो बोला है उसका कुछ पार्ट मैंने यहां लिखा है। ये बताता है कि कंसिडर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग ऑफ टू मीडिया 1 and 2. Let c1 c2 are the speed of light in media 1 and media 2. The wave front first strike at point A of the plane surface and then at the successive points towards the point B dash. ये सबसे पहले पॉइंट ए पे स्ट्राइक करेगा, फिर इसके बाद बी डैश की तरफ सक्सेसिवली स्ट्राइक करता जाएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन ए बी डैश के हर पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। सेकेंडरी वेवलेट्स जो है स्टार्ट हो जाएंगी, ग्रो करना शुरू कर देंगी। सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट ग्रोइंग इन सेकेंड मीडियम विद स्पीड c2। आप इसे नोट कर लेंगे, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे इसकी थोड़ा और लिखाऊंगा और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि भाई ए बी जो है हमारा जो नया वेव फ्रंट आया ए बी का ए डैश बी डैश इज द रियल रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। मैथमेटिकली दिखाएंगे आपको, ये थ्योरेटिकली है। हम इसे दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक कर सकते हैं हाइगेंस कंस्ट्रक्शन से और एक कर सकते हैं हाइगेंस कंस्ट्रक्शन से। तो ये पता चलता है कि किसी भी इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट का या इंसिडेंट वेव फ्रंट का जो नया वेव फ्रंट है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेवलेट्स होगा। अब उसको ये दिखाने के लिए कि क्या ये प्लेन वेव फ्रंट ए डैश बी डैश इज रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है, तो इसको मैथमेटिकली दिखाते हैं। आप इसको नोट करें। इसके बाद हम ये मान लेते हैं कि जस्ट सपोज करो पॉइंट बी रीच द पॉइंट बी डैश ऑफ प्लेन सरफेस एक्स वाई इन टाइम टी। पॉइंट बी को बी डैश तक जाने में टाइम टी लगता है। इन दैट टाइम पी बी डैश इज द डिस्टेंस कवर्स बाय द वेव फ्रॉम बी पॉइंट टू बी डैश। इट विल कवर ए डिस्टेंस बी बी डैश इज इक्वल टू c1t। ओके, in this time t secondary wavelets start from this point, covers a distance c2 in secondary medium, c2t in secondary medium. Now if we draw a hemisphere of radius c2t, then tangential surface a dash b dash on this hemisphere represent the new wave front। देखें यहाँ पे वही बात बताई मैंने। In this time t secondary wavelets start growing from point A, covers a distance a dash c2t in second medium. If we draw a hemisphere of radius a dash is equal to c2t, then tangential plane surface a dash b dash will be new wave front। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेने या वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, जो भी आपका तरीका है कर लें। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि दिस वेव फ्रंट ए डैश बी डैश इज द रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। ओके, नाउ अब हम क्या दिखाएंगे। नाउ वी विल शो
that a dash b dash is a refracted wave front, तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट कंसिडर कर लेंगे, लेट कैपिटल P be any point, be any arbitrary point on wavefront AB। तो इसके लिए अब हम एक आर्बिट्रेरी वेवफ्रंट कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट होगा बेटा P और ये रे इसकी हम ऐसे कंसिडर करेंगे और ये डाल दें हमने यहाँ, यार ये तो छोटा बन गया, ज्यादा नहीं, साफ इमेज नहीं बन पाएगी इससे, तो यहां को ले लेते हैं। ये पॉइंट हमने वेव फ्रंट लिया, इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट ये ले लिया और ये हमने डाल दी, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये थोड़ा डेविएट हुआ और ये पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज P डैश। अच्छा ओके बेटा, तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे एक और इसका आर्क दिखा देंगे, तो थोड़ा शो करना पड़ेगा हमें इस पॉइंट को, लेट P be any arbitrary point on wavefront AB and if T dash is the time taken by the point P reach to the point P dash of wavefront A dash B dash। ओके बेटा, ये हमने क्या करना है कि हमने इस पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया और इस आर्बिट्रेरी पॉइंट को यहाँ पे दिखाया हमने इंसिडेंट करते हुए, और ये दिखाते हैं। देखो हम ये मान लेते हैं, अपनी बात पर आते हैं कि P कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है वेव फ्रंट AB का, और पॉइंट P को P डैश तक जाने में T डैश टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? T डैश टाइम लगता है। इफ वी शो, अगर हम ये दिखा सकें कि ये पॉइंट जो ये टाइम P से P डैश तक के जाने का टाइम T डैश वही होगा जो टाइम B से B डैश तक जाने में लग रहा है, या वेव फ्रंट को सेकेंडरी वेवलेट को पॉइंट A से A डैश तक जाने में लगता है। दोबारा से समझिए, दोबारा समझना यह है कि हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि अगर हम ये दिखा सकें कि पॉइंट P को P डैश तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितना इस पॉइंट B को B डैश तक जाने में लगेगा, और पॉइंट A को A डैश तक जाने में लगता है। तो बाय कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? बाय कंडीशन ये है कि टाइम T डैश मस्ट बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय द पॉइंट P रीच टू पॉइंट M, दिस इज इक्वल टू क्या होगा? PM अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज द टाइम। इसमें स्पीड कितनी है? C1, इसमें कितनी है? MP डैश अपॉन C2, दिस इक्वेशन 1। ये पहली इक्वेशन बना देते हैं हम ये दिखाएंगे आपको कि पॉइंट P को P डैश तक जाने में इतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम B को B डैश तक जाने में लगता है और पॉइंट A को A डैश तक आने में लगता है। और ये हमने दिखाया कि जब सपोज कर लेते हैं कि P को M तक जाने में लगता है टाइम, हमारा कुछ टाइम लगेगा, उसके लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस होगी PM, उसके लिए स्पीड देखेंगे, स्पीड होगी C1, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा? T1। तो यहां तक का टाइम क्या होगा हमारा? PM अपॉन T1। और यहां तक का टाइम क्या होगा हमारा? PM डैश अपॉन, या MP डैश लेता हूं, MP डैश याद भी रहेगा, MP डैश अपॉन C2।
ये टाइम है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब हम अपनी बात पर आते हैं, लेट करेंगे, हटा दें उसका, नोट कर लो बेटे, इसके इतने नोट कर लीजिए इतना। देखिए इसके बाद हम अपनी बात पर आते हैं और इस इक्वेशन को ध्यान में रखें। लेट कर लेंगे हम, लेट हमने कंसिडर कर लिया ए एम इज इक्वल टू एक्स ए बी डैश। ए और एम, ए एम जो है ना वो है एक्स टाइम्स ऑफ ए बी डैश, या इससे एक रिजल्ट बन सकता है ए बी ए एम अपॉन ए बी डैश, जो हमारा काम आएगा बाद में, दिस इक्वेशन 2। नाउ अब हम देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल। ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ये एंगल 90 डिग्री होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वेव फ्रंट, बिकॉज वेव फ्रंट इज द परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज, या रेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल नाम लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल का। एक तो ले लेते हैं ए पी एम, एंड ट्रायंगल ले लेंगे हम ए बी बी डैश। कोशिश करो ये बनाने की, ए एम अपॉन ए बी डैश। ए एम हमने क्या किया, ए एम अपॉन ए बी डैश, तो ये क्या आएगा पी एम अपॉन बी बी डैश। गौर से देखें, ए एम ये हो गया इसका, इस वाले ट्रायंगल का, तो ए बी डैश आएगा इस वाले ट्रायंगल में, तो ए एम अपॉन ए बी डैश। फिर यहां देखेंगे पी एम हुआ इस वाले ट्रायंगल में और बी बी डैश हुआ इस वाले ट्रायंगल में, तो यह पी एम अपॉन बी बी डैश। ओके, स्टार्ट करते हैं, यूज इक्वेशन कर लेते हैं अभी। देखते हैं भाई, देखते हैं ए एम अपॉन ए बी डैश यूज कर, यूज इक्वेशन 2। तो ए एम अपॉन ए बी डैश इज इक्वल टू एक्स पी एम, तो हमें पता ही नहीं कितना, पी एम एज इट इज, और बी बी डैश, बी बी डैश इज इक्वल टू कितना C1t। तो एक काम करता हूं मैं इससे, इट इज इंप्लाई दैट पी एम अपॉन, एक कंडीशन बना लेते हैं ये वाली, P1 पी एम अपॉन C1 इट इज इक्वल टू XT। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इसमें लेते हैं, अब और लेंगे सिमिलर ट्रायंगल। ये एक ये रहा सिमिलर ट्रायंगल, इसके और इस पूरे के बीच में ले लेते हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दिस इज द कॉमन एंगल बोथ ऑफ ट्रायंगल। तो यहां लिखेंगे अगेन इन सिमिलर ट्रायंगल, अगेन इन सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल नाम लिख दें, शुरू कर दें, एम बी डैश पी डैश एंड ए डैश बी डैश। सही लिखते हैं भाई, ए बी डैश ए डैश ऐसे। और ये इक्वेशन मैं यहां लिख लेता हूं, पी डैश पी एम अपॉन C1 प्लस एम पी डैश अपॉन C2। ये मुझे जरूरत पड़ने वाली है फर्स्ट इक्वेशन की, इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। देखते हैं भाई कैसे बनानी है। हम देखेंगे इन ट्रायंगल एम बी डैश पी डैश में, एम बी डैश पी डैश में, तो एक काम करते हैं, एम पी डैश अपॉन एम पी डैश अपॉन एम पी डैश अपॉन ए डैश। एक तो ये ले लेते हैं एम पी डैश अपॉन ए डैश, और एक लेंगे हम एम बी डैश अपॉन एम बी डैश अपॉन दिस पाथ ए बी डैश। एम पी डैश अपॉन ए डैश, ए डैश की वैल्यू रख दो, एम पी डैश अपॉन ए डैश आया C2t, ये दिखा रखा मैंने। एम बी डैश, बेटा ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एम बी डैश कैन बी फाइंड बाय सबट्रैक्टिंग द डिस्टेंस ए एम फ्रॉम द डिस्टेंस ए बी डैश। एम बी डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए
ए बी डैश में से ए एम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ए बी डैश माइनस ए बी ए एम डिवाइड बाई क्या कर लूं, ए बी डैश। इसको लिखा जा सकता है ए बी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए एम अपॉन ए बी डैश। ओके, एम पी डैश डिवाइड बाई सी टू टी, इससे कैंसिल होकर 1 माइनस ए एम अपॉन ए बी डैश। कहीं और बनाते कोई रहा, यूज इक्वेशन 1 कर लेंगे, यूज इक्वेशन 2, यूज इक्वेशन 2 का यूज कर लेंगे। तो ए बी डैश अपॉन ए बी डैश इजकल टू 1, ए एम अपॉन ए बी डैश इजकल टू एक्स। यहां से एक रिजल्ट निकालेंगे, ये कोशिश करो बनाने के एम पी डैश अपॉन सी टू, तो एम पी डैश अपॉन सी टू टी, तो टी को यहां ले आते हैं, तो इससे एक रिजल्ट बना एम पी डैश अपॉन सी टू इजकल टू 1 माइनस का एक्स इंटू टी, 1 माइनस का एक्स इंटू टी। इज दैट क्लियर? आगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, देखो टी डैश को शो करना है हमें टी के इक्वल, तो हम क्या करते हैं पी एम अपॉन सी वन की वैल्यू, पी एम अपॉन सी वन, पी एम अपॉन सी वन, ये रहा पी एम अपॉन सी वन इजक्वल टू एक्स टी है, और एक हम निकालेंगे एम पी डैश अपॉन सी टू की वैल्यू 1 माइनस एक्स टी, ये वैल्यू यहां रख देंगे। तो देखते हैं इसके बाद क्या बनता है। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, या ऐसा लिख दो यूज इक्वेशन 1 2 3, यूज इक्वेशन 3 4 एंड 1। चलो ऐसे करते हैं बाय इक्वेशन 1 3 एंड 4 वी गेट। देखते हैं क्या बनेगा भाई। टी डैश इज इक्वल टू पी एम अपॉन सी वन, प्रूफ करा हमने एक्स टी, ये कर रखा, एंड एम पी डैश अपॉन सी टू डैश हमने प्रूफ कर रखा है 1 माइनस एक्स टी, तो टी डैश इज इक्वल टू एक्स टी, टी माइनस का एक्स टी। मैथमेटिकली देख लीजिए टी डैश इज इक्वल टू टी, तो इससे प्रूफ हुआ, इससे क्या प्रूफ हुआ, हेंस वेव फ्रंट A dash B dash is the refracted wave front. ओके, अब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हम प्रूफ कर चुके हैं। अब इसके बाद हम प्रूफ करेंगे इसी को, इसमें वेव फ्रंट प्रूफ हुआ, अभी तक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ नहीं कर पाए, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करते हैं बेटा। कैसे, तो आप पहले इसको नोट कर लें, देख लें। बेटा इसको प्रूफ करने का ये इंसिडेंट रे डाल लेता हूं मैं समझाने के लिए, रफली बना लिया। ए रखा, इसका नाम मैंने रखा था बी, और ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे आई, ये तो और याद रखने के लिए हमारी जो इनिशियल फिगर है वो मैं रब कर चुका हूं, इसलिए बेटा इस फिगर की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी प्रूफ करने के लिए। C1T था और ये C2T हमने शो करा था, ये दिस एंगल I, ये भी एंगल I था, और यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दिस एंगल R यहाँ होगा। ओके, और ये मैं ले लेता हूँ, इसका नाम हमने रखा, इसका बी रखा था, इसका रखा बी डैश, इसका नाम रखा था हमने ए डैश, और इसको कहा था शायद एक्स वाई वेव फ्रंट। तो यहाँ लिखेंगे नाउ वी विल शो द, नाउ अब हम निकालेंगे साइन आई फ्रॉम फिगर
नाउ फ्रॉम फिगर साइन आई की वैल्यू फाइंड करो बेटा। साइन आई इट इज, ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। पहले वाली फिगर में देखना बेटा, क्योंकि रफ फिगर बनाई मैंने जो, तो देखिए यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है और सबसे बड़ी साइड इसकी हाइपोटेनियस होगी, तो ये बनेगा हमारा बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। बी बी डैश क्या होगा C1T डिवाइड बाई ए बी डैश। एंड साइन आर निकाल लेंगे, साइन आर दिखाओ, साइन आर इस एंगल से देखेंगे, यहां से देखिए इस ट्रायंगल में, तो इसके सामने की साइड ये होगी परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हाइपोटेनियस और ये होगा इसका बेस। साइन आर क्या होगा, साइन आर शुड बी इक्वल टू, ये होगा ए डैश डिवाइड बाई ए बी डैश। ए डैश किसके इक्वल होगा C2T के डिवाइड बाई ए बी डैश। हम ये चाहते हैं कि ये स्नेल्स लॉ प्रूफ हो जाए, तो स्नेल्स लॉ के लिए हम वैल्यू देखना चाहते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर। इफ इट इज कांस्टेंट देन साइन लॉ प्रूफ हो जाएगा। स्नेल्स लॉ तो C1T अपॉन ए बी डैश अपॉन C2T डिवाइड ओवर ए बी डैश। कैंसिल कर दीजिए, C1T डिवाइड बाई C2T, ये भी कैंसिल हुआ, C1 अपॉन C2, तो साइन आई ओवर साइन आर it is equal to C1 upon C2. It is the ratio between the velocities in first and second medium which should be constant. ये constant होनी चाहिए और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 mu2, 1 mu2. This is say to mu, which is the refractive index or which is Snell's law, which is Snell's law, जो कि Snell's law है। और इतना ही काफी होता है कि अगर हम किसी फिनोमेना में स्नेल्स लॉ प्रूफ कर देते हैं तो वो फिनोमेना किसको शो करती है, रिफ्रैक्शन को शो करती है। तो हम ये बता देंगे ए डैश बी डैश इज द रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट एंड साइन आई अपॉन साइन आर इज द कांस्टेंट वैल्यू म्यू विच इज ओबे इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड ऑल्सो वी कैन शो दैट फ्रॉम फिगर। हाँ देखिए, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। यहां बता देंगे एक तो ये होगा विच इज स्नेल्स लॉ, विच इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। आल्सो वी कैन शो दैट आल्सो इट कैन बी सीन इन फिगर दैट क्या इंसिडेंट रे comma refracted ray comma and normal to the point are in the same plane, which is first law of refraction। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये आपका जो हाइगेंस प्रिंसिपल है, हमने इस पर अभी तक 4 वीडियो अपलोड किए बेटे। फर्स्ट डे हमने वीडियो अपलोड की थी वेव फ्रंट एंड उसके टाइप्स। सेकंड डे हमने वीडियो अपलोड की थी हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल या हाइगेंस प्रिंसिपल एंड हाइगेंस कंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट डे हमने वीडियो अपलोड की थी रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। और आज हमने वीडियो डालेंगे जो अब आपको जो टॉपिक कंप्लीट करा है, यह है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन हुआ होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और इससे पहले की सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और भाई रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा चैनल नया है
मैं नया ना टीचर पुराना हूँ, लेकिन यूट्यूब पर अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे आशा भी है, उम्मीद भी है कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। इसी आशा के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर विद अस, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। कल आपसे फिर मिलेंगे, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इंटरफ्रेंस एंड कंडीशन फॉर इंटरफ्रेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, फ्रिंज विड्थ, ये सब हम टॉपिक आपको कराने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो आपसे उम्मीद है कि आप अगर मेरे चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, देखिए अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट मेरे चैनल के थ्रू तैयारी कर रहा है तो आप यकीन रखिए कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑप्टिक्स पूरी करा दी है, मैग्नेटिज्म पूरा करा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा करा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो चुकी, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुकी, और हमारा ऑप्टिक्स और वेव थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें अब 3 टॉपिक रह रहे हैं, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये भी हमारा करीबन 10-12 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये यूनिट भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।